बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 को, विद्युत को। तो तुम सब विद्युत से वाकिफ हो, तुम सब अपने घरों में विद्युत का उपयोग कर रहे हो, तुम जानते हो कि विद्युत कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर विद्युत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई गई है इस चैप्टर में, उन सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तुम तो बच्चे हो, खुद ही बच्चे हो, तो तुमने यहाँ पर एक प्रयोग देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, किस तरीके से स्केल लेते हैं या कंघी लेते हैं और यहाँ कागज के कुछ टुकड़े कर लगाते हैं और फिर यहाँ पर इसको रगड़ के ऐसे करते हैं तो ये उठ जाता है। अभी तो ये उठ नहीं रहा है, स्केल नहीं है मेरे पास, तो ये क्या होगा, उठने लगेगा। तो क्या तुम जानते हो कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका हम लोगों के चैप्टर से क्या लेना देना है? तो यहां पर तुम्हें शुरुआत से कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जब हम लोग स्केल को लेके इस तरीके से यहां पर इसको रगड़ते हैं, घर्षण इसमें करते हैं, तो ये आवेशित हो जाता है और आवेशित होने के कारण या यह क्या करता है, कागज जो है उसको क्या करता है, आकर्षित करना शुरू कर देता है। तो यहां पर पहले भी तुमने चुंबक में पढ़ा होगा कि चुंबक कैसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, ये पढ़ा है ना। तो यहां चुंबक तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, चुंबक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। यहां पर हम लोगों को देखना है कि यहां यदि कोई पिंड आवेशित हो जाता है तो चीजों को या तो आकर्षित करने लगता है या तो प्रतिकर्षित करने लगता है। जैसे देख सकते हो यहां पर चित्र में देख सकते हो, यह जो बलून है, इस बलून को कहीं रगड़ दिया जाए कपड़े वगैरह से तो देखोगे ये बालों को क्या कर रहा है, आकर्षित करना शुरू कर दे रहा है। तो आखिर ये आकर्षित कैसे कर रहा है, इसको समझने के लिए यहां देखो, यहां बलून को रगड़ दिया गया तो ये देखो कागज को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इस तरीके से तुम यहां देखोगे, यहां इस पाइप को रगड़ दिया गया कपड़े से तो ये क्या कर रहा है, यह कागज को आकर्षित कर रहा है। तो सिंपल सा मीनिंग यह समझना है कि यहां ये आवेशित हो गया है। यदि वर्ड पूछे कि यहां आखिर क्या हुआ तो हम लोग बोलेंगे यह आवेशित हो गया है, इस पर आवेश आ गया है। तो बोलोगे भला ये आवेश अब क्या है? तो सिंपल सा मीनिंग ऐसे समझो कि यह जो पदार्थ है, इसमें यह जो पदार्थ है वह किस चीज से बना हुआ है, वह परमाणुओं से बना हुआ है। तो परमाणु में क्या क्या होता है यह भी मैंने बताया था, क्लास 9th में पढ़ा होगा तुमने। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो जब ये परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यदि ये परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर दे रहा है, तो ये हो जाता है आवेशित। तो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो हो जाता है धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन लेता है तो हो जाता है ऋण आवेशित। तो यहां पर कौन सा पदार्थ कैसा आवेशित है, ऋण आवेशित है या धन आवेशित है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों को सीधा सा मतलब है कि यहां पर यह पदार्थ क्या हो गया, आवेशित हो गया, मतलब इस पर आवेश आ गया। तो यह जो आवेश है सिर्फ इसी पदार्थ पर है, वह आवेश आगे की ओर चल फिर नहीं रहा है। ठीक है, वह आवेश कहां आ गया, इस पदार्थ पे आ गया, वह आवेश कहां आ गया, इस पदार्थ पर आ गया। तो इसी आवेश से रिलेट करके ही विद्युत हम लोगों को पढ़ना है। तो यहां पर जो भी उदाहरण दिया गया है देख सकते हो, यह जो बलून है, यहां कैसे ये बलून आवेशित हो गया है और बलून को भी कपड़े से रगड़ कर यदि दीवार में सटाया जाए तो वह क्या हो जाएगा, वह क्या होगा, उसमें चिपकना शुरू हो जाएगा। ऐसा शायद तुमने देखा होगा, क्योंकि यहां पर यह जो आवेश है यह सामने वाले को भी क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। और यदि ये आवेशित कर दिया, ठीक है, तो फिर या तो ये चिपकना शुरू होगा। यदि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ धन आवेश है और यहाँ ऋण आवेश है, तब तो ये चिपकना शुरू करेगा। लेकिन एक ही तरीके का चार्ज यदि इसमें डेवलप हो गया है, सिर्फ मान लो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्रतिकर्षित भी करना शुरू कर देगा। उतना ज्यादा ना ये आकर्षित कर रहा ना प्रतिकर्षित कर रहा, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यहां पर मैं तुम्हें आवेश के बारे में समझा रहा था कि ये जो पिंड है वह आवेशित हो गया है। तो इस तरीके से यहां पर आवेश को रिलेट करके हम लोग
यहां पर दो चीज पढ़ते हैं। पहला होता है स्थैतिक विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब कोई पदार्थ आवेशित हो गया है लेकिन आवेश बह नहीं रहा है, आवेश जहां है वहीं पर है, तो उसे हम लोग स्थैतिक विद्युत कहते हैं, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है, जैसे यहां पर इसको रगड़ा गया इस तरीके से, तो ये आवेशित हो गया, लेकिन आवेश इसमें है, घूम नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, वहीं पर स्थिर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन जब ये आवेश बहना शुरू हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसी को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, विद्युत के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ, बहुत सीधा सा मतलब हुआ कि मान लो कि यहां पर एक तार है। तार यहां पर सिंपल सा मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें। अरे कहां चला गया जी, मिलना। ये देखो ये तार है, ये देखो थोड़ा गंदा हो गया है, मैं इसे साफ कर दे रहा हूं। ये देखो ये एक वायर है, तार है। ये तार यहां देख सकते हो तुम, एल्युमिनियम का ये तार है। तो ये जो तार है, ठीक है, इस तार में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन, इसमें आवेशित कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है यह मूव कर रहा है, चल रहा है? नहीं चल रहा है। लेकिन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं यूज करके हम लोग आवेश वर्ड यूज करेंगे कि जब इसमें आवेश का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, जब इसमें से आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या अभी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसको किसी सोर्स से जोड़ दिया जाए, विद्युत सोर्स से जोड़ दिया जाए, तो इसमें जो आवेश है उसका प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो यही जो आवेश का प्रवाह होता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो यहां देख सकते हो, यहां पर अभी आवेश का प्रवाह होना शुरू हो गया। तो जब आवेश का प्रवाह होगा तो उसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, उसी को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और ये इस चैप्टर में हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है, यानी विद्युत धारा के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो देख सकते हो कैसे एक यहां पर सेल को दिखाया गया है। सेल मतलब समझ रहे हो, यहां पर एक सेल है, बैटरी नहीं है ये, बल्कि ये क्या है? सेल। जब बहुत सारे सेल को एक साथ लगाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो यहां पर एक सेल को लगाया गया है। सेल में देख सकते हो यहां तार को जोड़ दिया गया है, और जब यहां स्विच ऑन करते हैं तो यहां पर आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो जब आवेश का प्रवाह होना शुरू होगा तो देख सकते हो यहां बल्ब ग्लो कर रहा है, जलना शुरू हो जा रहा है। और इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो सिंपल लैंग्वेज में तुमने क्या समझा कि आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसके प्रवाह को? आवेशों के प्रवाह को। तो यहां पर यही सब चीज हम लोगों को सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। तो यहां पर तुम देख सकते हो एक वायर को दिखाया गया है, एक तार को दिखाया गया है। तो क्या ये जो आवेश का प्रवाह है हर जगह होगा? नहीं। यहां पर हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कंडक्टर वायर होते हैं उसी में आवेश का प्रवाह होता है। मतलब जो विद्युत के सुचालक हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं का देखो यही है फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज है यह समझ के चलना है, तो जब उसका मूवमेंट होगा, देख सकते हो यही तार को दिखाया गया है। और ये जो तार है, वायर है, वह किस चीज से बना हुआ है? बोलो, एटम से मिलके बना हुआ है, यानी कि वह परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। ये देखो ये सब क्या है? परमाणु है। तो जब, और परमाणु में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव करता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा। तो वही चार्ज का जब मूवमेंट होगा, चार्ज जब चलेगा, चार्ज जब बहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज मतलब क्या हो गया? आवेश। तो आवेशों की, चार्ज को हिंदी में आवेश बोल रहे हैं, तो आवेशों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो तुम देख सकते हो कैसे आवेशों का यहाँ प्रवाह हो रहा है। तो क्या ये उड़ उड़ के जा रहा है? उड़ नहीं रहा है,
यहां से इस तरीके से आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एक करके हम लोग देखें कि क्या क्या बातें हम लोगों को समझना है। तो यहां पर जो हम लोगों ने बात किया, एक सेल का बात किया, सेल में कैसे आवेशों का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर यह जो है दिखाया गया है क्लियरली कि ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे हो रहा है। देखो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां है, ये देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसको याद कर लेना है। तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है यही इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन तुमसे पूछेगा कि बताइए जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक सेल में, वो कैसे किस कहां से कहां जा रहा है। तो तुमको बोलना है, यहां देखो बैटरी का जो माइनस टर्मिनल है और यह क्या है, प्लस टर्मिनल। तुमने बैटरी देखा होगा, बैटरी वर्ड हम लोग नहीं यूज करेंगे, इसके लिए सेल वर्ड ही यूज करेंगे। जब 2 सेल लगा हुआ तो बैटरी, या 3 सेल लगा हुआ तब उसको बैटरी कहते हैं। तो ये जो सेल लगा हुआ है इसमें देखोगे कि एक तरफ क्या होता है, देखा है ना तुमने सेल, घर में देखा होगा टॉर्च वगैरह में, यही है सेल तुम्हारा। तो एक तरफ देखोगे इसका निगेटिव टर्मिनल है, एक तरफ देखोगे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यदि तुमसे पूछ दे कि बताओ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है किधर से किधर हो रहा है, तो तुम बोलना कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा बोलेगा तो बताओ विद्युत धारा का प्रवाह किधर से हो रहा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह बोलोगे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हो रहा है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हो रहा है। तो इस तरीके से तुम यहां पर अब कंफ्यूज हो जाओगे कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर हो रहा है तो विद्युत धारा हम लोग उल्टा क्यों बोल रहे हैं। इसको कन्वेंशनली हम लोग मतलब शुरू से ही यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जिस ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है उसके उल्टे दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यह जो बात मैंने बताया यह नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट तुमको होगा, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि यहां पर विद्युत धारा इस दिशा में जा रही है, मान लो विद्युत धारा यानी कि करंट का फ्लो, यानी कि विद्युत धारा का दिशा यह है, तो इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव कर रहा है उसका दिशा बताइए। तो तुमको ये दिशा इस तरह से उल्टा बताना होगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस ओर होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज तुमको यहां पर याद रखना है। तो बोलोगे ऐसा क्यों, कि कन्वेंशनल ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके उल्टे दिशा में पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह होगा। तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का दिशा है उसके उल्टे दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग मानते हैं। ये बात तुम याद रखना। ठीक है, तो क्लियरली ये बात तुम लोग समझ गए होंगे। विद्युत धारा एवं आवेश, तो ये तुमने समझ लिया, जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, चार्ज है, वही फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कैसे आवेशों का प्रवाह हो रहा है। अब देखोगे विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत आवेश की मात्रा के बहाव से व्यक्त किया जाता है। तो जो अब नेक्स्ट चीज पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है। तो तुमसे पूछा जाएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। तुमने समझ लिया कि आवेशों का जो प्रवाह है उसे विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन इसको अच्छे से परिभाषित करके हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो तुम्हें बोलना है कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को उसका क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। किसी चालक तार के, या तार नहीं वर्ड यूज करो, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को उसका क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे किसी चालक से एकांक समय में, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं, उसका विद्युत धारा कहते हैं।
तो यहां समझ में आ गया, आई को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे, आई से दिखाएंगे विद्युत धारा को। क्यू मतलब होता है आवेश, आवेश को क्यू से दिखाते हैं, और टी मतलब क्या हो गया, समय। तो यहां देखो, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कह रहे हैं, विद्युत धारा कह रहे हैं। तो प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश कहां से होगा, किसी तार के अनुप्रस्थ काट से। जैसे कि मान लो ये एक तार है, वायर है इस तरीके से, तो मान लो यहां पर एक पॉइंट हो गया, यहां से प्रति एकांक समय में कितना आवेश गुजरता है, कितना आवेश जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग यहां पर विद्युत धारा कहेंगे। और इसे हम लोग एम्पियर से दिखाते हैं, जो विद्युत धारा आता है उसको किससे दिखाते हैं, एम्पियर से दिखाते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। तो यहां देखो, यहां से देखना तुम, यहां से सबको मैं बताता हूं। और Q मतलब होता है चार्ज, चार्ज को कूलम से दिखाते हैं, कूलम, ठीक है। चार्ज को किससे दिखाएंगे, कूलम से। टाइम को किससे प्रदर्शित करेंगे, टी, टाइम मतलब क्या हो गया, सेकंड से। मतलब इसका जो मात्रक है वो मैं बता रहा हूं। आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम हो गया। टाइम का मात्रक, समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। और विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो बोलेगा कि किसी समय में मान लो कि यहां कोई एक पॉइंट है, यहां से 2 कूलम्ब चार्ज, 2 कूलम्ब आवेश पास करता है 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। यानी कि 2 कूलम्ब चार्ज यहां से पास कर गया, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो यहां कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो देखोगे 2 से 1 से 2 कट गया, तो ये हो गया 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। नहीं समझ में आया, फिर से समझो कि मान लो यही एक तार था, इसका अनुप्रस्थ काट से, यहां से किसी पॉइंट से, अनुप्रस्थ काट समझ रहे हो कि कहीं कहीं से, किसी पॉइंट से होकर कितना आवेश गुजर रहा है। तो मान लो कि प्रति सेकेंड यहां पर 1 सेकेंड में 10 कूलम्ब का चार्ज गुजर जा रहा है। तो पूछेगा कितना विद्युत धारा इससे प्रवाहित हो रहा है, तो तुम उत्तर देना 10 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड, तो हो जाएगा 10 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कितना आसान है। इस तरीके से हम लोग यहां पर बहुत सारे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। किस चीज का उपयोग करके, ये फॉर्मूले का उपयोग करके। तो विद्युत धारा समझ में आ रहा है कि प्रति एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस पॉइंट से कितना आवेश गुजर रहा है, वही उसके विद्युत धारा को दिखाता है। अब यह तुम तो बोलोगे कि ये तो बहुत नया सा चीज हो गया। बिल्कुल नया चीज नहीं है। तुमने अपने घरों में वायर, तुम्हारे घर में बिछा हुआ है, तो तुम उसमें देखोगे कि 5 एम्पियर का तार है, मतलब वो 5 एम्पियर का लोड उठा सकता है, ऐसा तार बिछा होगा तुम्हारे घर में। 10 एम्पियर का लोड उठा सकता है, ऐसा तार बिछा होगा। तो ये 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, ये क्या है। तुम अपने घर में फ्यूज लगा देखोगे तो फ्यूज में भी लिखा रहता है एम्पियर। तो ये एम्पियर क्या है, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का क्या है, मात्रक है, जो बता रहा है वहां से कितना चार्ज प्रति सेकंड फ्लो कर रहा है, प्रति सेकंड कितना चार्ज वहां से बह रहा है। और अच्छा से सीखना है तो देख लो, ये पतला सा तार है। क्या इस पतले से तार का उपयोग हम लोग, मान लो कि एसी घर में लगा हुआ है, तो क्या इस पतले से तार का उपयोग करके एसी को चला सकते हैं। चला के देखो, तुम्हारा तार क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्योंकि जो एसी है, एसी मान लो 10 एम्पियर का करंट को खींच रहा है, 10 एम्पियर का विद्युत धारा को खींच रहा है। यानी कि यदि तुमने पतला तार लगा दिया है, तो इस तार से होकर प्रति सेकंड 10 कूलम्ब चार्ज पास होना चाहिए, आवेश पास होना चाहिए, मतलब 10 एम्पियर का विद्युत धारा इससे प्रवाहित होना चाहिए। और इसका औकात है एक एम्पियर का। तो क्या यहां पर यदि 1 एम्पियर का तार लगा दोगे तो ये एसी उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, और ये तार क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो यही मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं कि जिस तरीके का हमारे घर में अप्लायंसेस लगे होते हैं, जिस तरीके के उपकरण लगे होते हैं घर में, उसी प्रकार का तार भी यूज किया जाता है। कहीं देखोगे घर में मोटा तार लगा हुआ है, कहीं घर में देखोगे पतला तार लगा हुआ है। तो कितना उसमें
करंट फ्लो होना चाहिए, कितना विद्युत धारा जाना चाहिए, इस हिसाब से तुम्हारे घरों में तार बिछाया गया है। कहीं देखोगे मोटा तार है, कहीं देखोगे पतला तार है, तो वो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि उससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यदि उसमें ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मतलब ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा, उसके लिए मोटे तार का उपयोग किया जाएगा। और यदि बहुत महीन तार का उपयोग किया गया है, यानी कि वहां पर कम विद्युत धारा चाहिए, यानी कि कम आवेश का प्रवाह वहां पर होगा। इतना अच्छा समझा दिया, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो आवेशों का प्रवाह है प्रति यूनिट टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेशों का प्रवाह है प्रति यूनिट टाइम, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला जो कि तुमको याद रखना है, I बराबर Q बटा टी। और इसी फॉर्मूला को लेकर के तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहां से इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग बाद में करेंगे, तो Q बराबर I गुना टी भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया जो कि तुमको याद रखना है। अब देखोगे जो विद्युत आवेश है उसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब हो गया, मैंने बताया था। अब यहां पर एक कूलम्ब जो चार्ज होता है, बोलता है कि एक कूलम्ब चार्ज में 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतना सारा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो सब मिलाया जाएगा, तो एक कूलम्ब चार्ज उसमें आएगा। मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को लाओ, उसके चार्ज को कैलकुलेट करो, तो वह हो जाएगा एक कूलम्ब चार्ज के बराबर। यही यहां पर बताया जा रहा है। अब यहां पर देख सकते हो तुम, छोटे छोटे बातों को बताया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, यह कभी कभी पूछेगा। तो माइनस तो ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो माइनस लिख सकते हो, या सीधे बोल सकते हो कि 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ कितना चार्ज होता है, तो इतना चार्ज होता है या इतना आवेश होता है। एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो इतना ही आवेश होता है। लेकिन प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वो प्लस में होगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वह माइनस में होगा, और इसमें प्लस में आवेश होगा। तुम्हें तो पता ही है, 9th में ही सीखा है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो एम्पियर, जैसे मैंने तुम्हें अभी तुरंत बता दिया है कि कितना कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है प्रति सेकेंड, वही क्या है, उसका एम्पियर है। कितना कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है, 5 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में। 5 कूलम्ब चार्ज पास हो गया 1 सेकेंड में, तो कितना एम्पियर हो गया बताओ, I बराबर कितना हो गया, 5 एम्पियर। यही बात ये बताएगा। तो मैं पूछूंगा, तुम बताना, 10 एम्पियर, 10 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है। देखो यहां से अनुप्रस्थ काट से 10 कूलम्ब चार्ज पास हुआ 1 सेकेंड में, तो बताओ कितना एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर का करंट हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन सही बता रहा है, कमेंट बॉक्स में करना कि 10 एम्पियर का नहीं, 10 कूलम्ब का चार्ज पास हो रहा है 2 सेकेंड में, तो कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बताना कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कौन बताएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा, आसानी से तुम बना सकते हो। अब यहां देख सकते हो, यहां जो मैंने बताया एम्पियर, तो एम्पियर का जो मात्रक है, छोटा मात्रक, तो एक हो गया तुम्हारा 1 म्यू एम्पियर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर। फिर 1 मिली एम्पियर है तुम्हारा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर। ये भी कुछ तुम याद रख सकते हो, क्योंकि आगे तुमको कोई क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल बेस्ड, तो तुम उसको बना सकते हो। अब देख सकते हो जो हमारा विद्युत परिपथ है, यह देख सकते हो ये विद्युत परिपथ है, इसमें जो विद्युत धारा है उसको हम लोग एमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार तुमसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का माप हम लोग कैसे करते हैं, किस यंत्र के द्वारा करते हैं, तो तुम उसका उत्तर लिखना, एमीटर के द्वारा हम लोग विद्युत धारा का माप करते हैं, मेजर करते हैं। तो बोलेगा एमीटर को कैसे लगाया जाता है, देखो यही है एमीटर। तो एमीटर ऐसे देखो, ऐसे करके गोल कर देना, एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है, माइनस है। इस तरीके से एमीटर के सिंबल को हम लोग दिखाते हैं। तो बोलेगा कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुमको बोलना है सीरीज, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी का मतलब क्या हो गया,
इस तरीके से एक छोर दूसरे छोर से जुड़ा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम जो बोलेंगे। ठीक है, तो बोलेगा एमीटर को कैसे विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो तुमको उत्तर देना है कि श्रेणी क्रम में इसको विद्युत परिपथ में संयोजित करते हैं या जोड़ते हैं, बात खत्म। यही है तुम्हारा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा विद्युत धारा क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा जो आवेशों का प्रवाह है, जो चालक तार से आवेश का प्रवाह हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, वर्ड याद रखो, जब ये आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। तो यहां पर एक चालक तार है, तो क्या इससे आवेश का प्रवाह हो रहा है, जरा देख के बताओ, क्या इसको छूने से तुमको करंट लग रहा है, झटका लग रहा है? आंसर है नहीं। इसको छूने से तो करंट नहीं लग रहा है, झटका नहीं लग रहा है। तो फिर आखिर ये आवेश का प्रवाह होता कैसे है, आखिर कैसे इसमें आवेश का प्रवाह होगा? तो यहाँ वर्ड प्रवाह तुम दिमाग में रखो, प्रवाह मतलब आवेश वहां चलेगा, आवेश वहां मूव करेगा। तो यहां पर अब प्रवाह मूव कोई चीज कैसे करता है उसके लिए हम लोग कुछ यहां सीखेंगे। तो प्रवाह करने के लिए या फिर मूव करने के लिए किसी चीज को, यह चीज ध्यान देना कि एक चीज ऊंचाई पे होना चाहिए और एक चीज नीचाई पे होना चाहिए, या फिर बोलेंगे एक उच्च स्तर पे होना चाहिए, एक निम्न स्तर पर होना चाहिए, तब वहां पर कुछ फ्लो करता है, तब वहां पर कुछ चीज चलता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मान लो कि तुम्हारे जो शिक्षक हैं वो क्या है, उनके पास कुछ चीज का ज्ञान है और तुम्हारे पास किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तब वहां से शिक्षक से तुम्हारे तक ज्ञान का क्या होगा, फ्लो होगा। वह तुम्हें कुछ बताएंगे और तुम उसको ग्रहण करोगे, तब वहां पर फ्लो होता है। मान लो जैसे शिक्षक का जितना बुद्धि है उतना ही तुम्हारा भी बुद्धि है, तो क्या तुम शिक्षक से ज्ञान को अर्जित करोगे, ज्ञान का वहां प्रवाह होगा? नहीं होगा। और उदाहरण बता दूं, और उदाहरण यहां पर देख सकते हो कि मान लो यहां पर टंकी रखा हुआ है और इस टंकी में यहां पर पानी है, देख लो यहां टंकी है, इस टंकी में यहां पर क्या है, पानी भरा हुआ है। अब यहां पर एक और बगल में हम लोग यहां पर टंकी रख देते हैं, तो क्या पानी का प्रवाह इस टंकी से इस टंकी में होगा? तो इसका उत्तर है नहीं, पानी का प्रवाह नहीं होगा। यदि पानी का प्रवाह करना है तो इस टंकी को क्या करना होगा, यहां नीचे रखना होगा, यानी यह कुछ ऊंचाई पे हो गया, यानी कि यहां पर इसमें कुछ उच्चता हो गया और इसमें कुछ निम्नता हो गया। तो यदि कुछ चीज उच्चता और निम्नता, यदि ऐसा कुछ होता है तो वहां पर प्रवाह शुरू हो जाता है। तो यहां पर उच्चता और निम्नता, ऊंचाई से लेकर नहीं चलना है। यदि हम लोग यहां पर विद्युत आवेश के प्रवाह को देखेंगे तो विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होने लगेगा, आखिर इसमें विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होगा? तो जब किसी चालक के एक छोर को उच्च विभव और दूसरे को निम्न विभव पर रखा जाए, तब यहां पर हम लोग बोलेंगे कि इसमें विद्युत आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। उच्च विभव से निम्न विभव में विद्युत का क्या होगा, प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से बोलेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कब प्रवाहित हो रहा है? जब इसके दो छोरों को दो विभवों से जोड़ दिया जाए, ठीक है, यानी कि एक को उच्च से और एक को निम्न से, तब यहां पर क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसी टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है विभवांतर में। क्या टॉपिक है बच्चों? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर क्या कहता है? सिंपल भाषा में यदि विभवांतर पूछा जाए कि विभवांतर क्या कहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हम लोग जो बोलेंगे कि जो आवेश है वह कब गति करते हैं, जब किसी परिपथ या चालक के दोनों सिरों के बीच वैद्युत दाब का अंतर हो, और वैद्युत दाब के इसी अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मतलब यहां इनमें दो छोर है, तो दोनों छोर में एक होगा उच्च विभव पे, एक होगा निम्न विभव पे, तो यहाँ विभवों का अंतर होगा, या बोलेंगे ये होगा उच्च दाब पर, ये होगा निम्न दाब पर।
तो यहां पर देखेंगे कि यह जो वैद्युत दाब का अंतर होगा उस कारण से यहां पर आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा और यहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या एग्जाम में जैसे हम लोगों ने समझा वैसे ही एग्जाम में आंसर लिख दिया जाए? नहीं, ऐसा एग्जाम में आंसर नहीं लिखना है। विभवांतर का जो परिभाषा है वह मैं सिखाने वाला हूं, अभी तुरंत मैं सिखाऊंगा, उसको लिखना है। तो विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो अब तुमको एकदम अपने भाषा में सिखा दे रहा हूं कि विभवांतर का मतलब क्या होता है। तो तुमने वोल्टेज का नाम सुना है तुम्हारे गलते में, अरे वोल्टेज बढ़ गया, अरे वोल्टेज घट गया, ऐसा सुना है? तो ये जो वोल्टेज है बच्चों, वोल्टेज यही क्या है? यही विभवांतर का हम लोग माप करते हैं। तो तुम देखोगे तुम्हारे घर में स्टेबलाइजर रखा हुआ है, तो स्टेबलाइजर को इस तरीके से तुम घुमाओगे मैनुअली, यदि हाथ से घुमाओगे तो यहाँ वोल्टेज तुम बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो यूजुअली जो वोल्टेज रहना चाहिए वह कितना रहना चाहिए? 220 वोल्ट रहना चाहिए। तुम्हें पता है कि कितना वोल्टेज रहना चाहिए? 220 वोल्ट रहना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछूंगा और तुम बताना। तो देखो घर में वोल्टेज कम है, ऐसा तुम लोग वर्ड यूज करते हो कि आज बहुत वोल्टेज कम है। तो यदि वोल्टेज कम है तो मान लो तुम्हारे घर एक पीला वाला बल्ब है, तो वो कम जलेगा कि ज्यादा जलेगा? तो इसका उत्तर है वो कम जलता है, एकदम मध्यम जलता है। तो अब देखना, अब वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाओ तो बल्ब क्या होगा? ज्यादा ग्लो करेगा। थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाओ, बल्ब और ग्लो करेगा। थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाओ, बल्ब और ग्लो करेगा। तो यही जो वोल्टेज है यही है विभवांतर। यही क्या है? विभवांतर। यानी विभवांतर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। और यह बात हम लोग आगे के टॉपिक में ओम्स लॉ में भी सीखेंगे कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो तुम सोचो कि अरे वाह कितना अच्छा बल्ब चमकना शुरू हो गया, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ा दो। ये 220 वोल्ट था तो यहाँ पर 350 वोल्ट कर दो। बोलो अरे वाह और चमकने लगा, थोड़ा और बढ़ा दो तो बल्ब क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो बोलो करे ये तो बेकार हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज यही है वोल्टेज और यही है विभवांतर। वहां बल्ब के दो छोरों के बीच में तुमने क्या दिया? विभवांतर दिया। और जैसे ही विभवांतर हुआ वहां पर फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया। इसी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब यहां एक और उदाहरण से समझ सकते हो कि यहां पर एक वायर है इस तरीके से, ठीक है, और इस पर कोई पक्षी बैठा हुआ है। इस तरीके से ये पक्षी यहां पर बैठा हुआ है। तो इस पक्षी को करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तुमने देखा होगा कि जो नंगा तार होता है, तुम्हारे शहरों में भी होगा, तो उस पर यदि पक्षी बैठता है तो उसको करंट नहीं लगता है, उसको विद्युत धारा का प्रवाह मतलब उसके शरीर में नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि एक और मैं बता दूं, यहां पर मान लो एक आदमी ऐसे लटका हुआ है, इस तरीके से एक आदमी यहां पर लटका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आदमी बस इसको पकड़ के लटका है, यहां पर कोई संपर्क जमीन से नहीं है। तो क्या इसको करंट लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसका उत्तर है कि इसको करंट नहीं लगेगा। आखिर क्यों? क्योंकि यहां पर विभवों का अंतर नहीं हो रहा है, इसके शरीर को विभवांतर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यहां पर चार्ज का फ्लो नहीं होगा। यानी इसके शरीर से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो यदि इसके शरीर से होकर विद्युत धारा का प्रवाह इसको नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको करंट नहीं लग रहा है। अब इसके पैर यहां देखो, यहां से तो मान लो कि करंट प्रवाहित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज है, हाई वोल्टेज का तार है। अब मान लो कि इसके पैर से क्या करो कि एक धातु का तार बांधकर उसको जमीन से लगा दो। जमीन से कहाँ लगा देना है? टच करा देना है। तब क्या इसके शरीर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा? बिल्कुल होना शुरू हो जाएगा विद्युत धारा का प्रवाह, क्योंकि इसका एक छोर निम्न विभव पर आ गया, एक छोर उच्च विभव पर आ गया और एक छोर क्या हो गया? निम्न विभव पर आ गया। तो जैसे ही ऐसा होगा इसके शरीर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा वहां से। मतलब इसको बहुत खतरनाक झटका लगेगा।
ठीक यही बात है कि जब हम लोग बिजली का कोई काम करते हैं तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि चप्पल जो पहना जाए वह किस चीज का हो, वह प्लास्टिक का चप्पल हो। क्यों? ताकि जो हमारा शरीर जहां कहीं टच कर रहा है हाई वोल्टेज से, तो वहां वहां और जमीन का संपर्क हमारे शरीर के बीच होता हुआ ना हो। यानी वैसा होगा तो हमारे शरीर से विभवांतर, मतलब कि यहाँ निम्न विभव हो गया, जमीन क्या हो गया निम्न विभव, और वो जो लाइव वायर वो क्या हो गया उच्च विभव पे हो गया, तो वहां से करंट फ्लो हमारे शरीर से होना शुरू कर देगा। तो तुम बोलोगे हमारे शरीर में करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि हमारे शरीर में आयंस होते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर में क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां और यहां, यानी ये उच्च विभव यहां निम्न विभव, मतलब 0 वोल्ट पर यदि है ये, ठीक है, तो इनके बीच अंतर हो जाएगा, जिसके कारण विभवांतर इसी को कहेंगे, जिसके कारण यहां पर करंट का क्या हो जाएगा, फ्लो होना शुरू होगा और इसको बहुत बुरा झटका लगेगा। तो यहाँ पक्षी को ऐसा विभवांतर नहीं मिलता है, इसलिए इसके शरीर को झटका नहीं लगता है। तो ये सारा बात है विभवांतर के लिए। तो अब विभवांतर को हम लोग कैसे विभवांतर पैदा करते हैं? विभवांतर जैसे ही पैदा करोगे, जनरेट करोगे, वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो तुमने अभी देख लिया, हम लोग जो सबसे छोटा सा उपकरण लेते हैं वह क्या है, सेल लेते हैं। सेल में एक तरफ पॉजिटिव है, क्या है, निगेटिव है। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग बल्ब को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ पर एक हो जाएगा माइनस छोर और एक हो जाएगा प्लस छोर, तो विभवों का क्या हो गया, अंतर हो गया। और जब तक ये कैसे हो पा रहा है, इसमें होता है तुम्हारा रासायनिक प्रक्रिया होता है, रासायनिक चेंजेस होते हैं, जिसके कारण यहाँ एक तरफ हाई और एक तरफ लो बना रहेगा। यदि ये रासायनिक प्रक्रिया रुक गया तो बैटरी खराब हो गया, सेल खराब हो गया, उसको फेंक दो, ये सारा चीज होता है। तो यही मैं यहाँ पर बता रहा था। तो किसी सेल के भीतर होने वाली की रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। तो यदि क्वेश्चन तुमको पूछा जाए कि जो सेल होता है उसमें कैसे दो छोरों के बीच में विभवांतर पैदा किया जाता है, तो इसका उत्तर में लिखना कि उसके भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेल में विभवांतर प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। तो विद्युत धारा यदि नहीं लिया जा रहा है तब भी उनके छोरों के बीच में विभवांतर बना हुआ है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से युक्त करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है। तो जैसे ही यहाँ चालक तार से उसको जोड़ोगे, आवेश क्या होगा, प्रवाह होना शुरू होगा, और जैसे ही आवेश प्रवाह होना शुरू होगा वही तो विद्युत धारा है, वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर देना। तो जब एग्जाम में आपको विभवांतर आएगा तो जो मैंने पीछे बताया है वह नहीं लिखना, आपको ये नहीं लिख देना है कि दो छोरों के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इस तरीके से नहीं लिखना है। तो विभवांतर का क्या परिभाषा है, तो यहाँ देख सकते हो किसी विद्युत परिपथ में, मान लो कि यहाँ ये विद्युत परिपथ है, इस तरीके से एक विद्युत परिपथ को हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ मान लो दो छोर है या दो पॉइंट है, ए और बी, दो बिंदु है। तो किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। जैसे देख सकते हो यहां पर एकांक आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो यही है विभवांतर, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो यहां पर इसको और कई तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे किसी धारावाहिक विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। या उलट के बोल दिए कि किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर क्या हो गया, W बटा Q हो गया। तो W क्या हो गया, जूल हो गया। W को हम लोग क्या दिखाते हैं, जूल से, उसका मात्रक, और Q क्या हो गया, आवेश को कूलम से दिखाते हैं। तो जूल प्रति क्या हो गया, ये कूलम हो गया इसका आवेश का
मात्रक हो, आवेश का नहीं, वोल्टेज का, यानी कि विभवांतर का मात्रक हो गया। तो इसको हम लोग वोल्ट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? वोल्ट। तो वोल्ट क्या हो गया? विभवांतर का मात्रक हो गया। इसको तुम याद रखो और इस फॉर्मूला को भी याद रखो कि V बराबर क्या हो गया? W/Q। ये हमारा नया फॉर्मूला हो गया। और हम लोग यहां पर बोलेंगे कि यहां पर विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है, SI मात्रक, इसको याद रखना। तो यहां पर अब देखेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है। तो जो वोल्ट मीटर होता है वह विद्युत धारा को विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा को एमीटर से मेजर करते हैं, लेकिन जो विभवांतर है उसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो यहाँ वोल्टा मीटर नहीं है, वोल्ट मीटर है, ये याद रखना। और वोल्ट मीटर को, ये भी क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब पूछेगा कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में, तो तुमको लिखना है कि इसको हम लोग श्रेणी क्रम नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा श्रेणी क्रम, पार्श्व या फिर हम लोग बोलेंगे समानांतर क्रम में इसको हम लोग जोड़ते हैं। अब चलो यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वो होता है कि 1 एम्पियर को आप क्या करिए? परिभाषित करिए। 1 वोल्ट को परिभाषित करिए। 1 ओम को परिभाषित करिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए हम लोग को अपना दिमाग यूज करना है, उसका फॉर्मूला को देखना है। जैसे बोला 1 वोल्ट क्या होता है, तो यह फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो हम लोग वर्क की जगह 1 जूल लिख देंगे और Q की जगह 1 कूलम लिख देंगे। तो यही बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो आखिर इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? तो जो परिभाषा हम लोगों ने याद किया उसी परिभाषा को एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य हुआ है तो उसे ही हम लोग बोलेंगे कि वहां पर विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट का विभवांतर है। कैसे बताया कि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर जो विभवांतर है वह कितना है? 1 वोल्ट का विभवांतर है। यही चीज हम लोग को क्या करना है? लिख देना है। बात खत्म। समझ में आ गया? अब यहां पर वही वाला हो गया, 1 वोल्ट को ऐसे ही परिभाषित करेंगे। अब संयोजन मैंने बता ही दिया। अब चलो एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है क्वेश्चन, ये सारे सिंपल जो क्वेश्चन है वो सीधे और डायरेक्ट किस पर होते हैं? वे उसका जो परिभाषा नहीं बोलेंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, उस पे होगा। तो ये बोलता है 12 वोल्ट विभवांतर का 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो यहाँ जो लिखा है पहले लिख देंगे। तो यहाँ लिखा है V बराबर 12 वोल्ट लिखा है। C कूलम्ब, मतलब Q कितना लिखा हुआ है? 2 कूलम्ब लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W/Q। सब चीज लिख दो। V की जगह कितना लिख दो? 12 वोल्ट। W की जगह कितना लिख दो? W की जगह W और Q की जगह 2 कूलम्ब। तो इन दोनों को गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? W बराबर 24 जूल हो जाएगा। यानी कि यहां पर कार्य कितना किया गया है? 24 जूल का कार्य किया गया है। मतलब कि यदि 12 वोल्ट का विभवांतर है और यहाँ 2 कूलम्ब आवेश के चार्ज को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जा रहे हैं तो उसमें जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है? 24 जूल का कार्य हो रहा है। तो इस तरीके से तुम आंसर यहाँ पर कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो, यह क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ। तो तुमने घरों में यह खेल खेला होगा, बचपन में भी खेल खेला होगा कि कैसे यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं और बैटरी के बाद इस तरीके से वायर को जोड़ते हैं और यहाँ बल्ब लगाते हैं। तो तुम देखोगे इस तरीके से जो व्यवस्था हम लोग बनाते हैं यही क्या होता है? एक विद्युत परिपथ होता है। तो यहाँ एक बहुत सिंपल सा विद्युत परिपथ देख सकते हो जहां पर बल्ब को लगाया गया है, तार को लगाया गया है, बैटरी को लगाया गया है, एक की को लगाया गया है, मतलब स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है। इस तरीके से यहाँ एक एमीटर को भी लगाया गया है। तो एमीटर तो तुमने नहीं लगाया होगा लेकिन इनको तो तुमने जरूर किया होगा। बचपन में खेलते समय तुम कई बार सेल को लेते हो और तार जोड़ जोड़ के बल्ब जलाते हो। एलईडी बल्ब याद करो तुमने जलाया होगा।
तो यहाँ पर इसको हम लोग सिंबल से इस तरीके से दिखाते हैं, विद्युत परिपथ का जो आरेख होता है उसको इस तरीके से सिंबल से हम लोग दिखाते हैं। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स में कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर भी बहुत आसान है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को ही क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। तो ये सतत होना चाहिए और बंद होना चाहिए, यही है विद्युत परिपथ। तो यहाँ पर अब ये जो है इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख। तो विद्युत परिपथ आरेख में बहुत तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी सबसे सिंपल पूछेगा कि एक बल्ब लगाइए, वायर लगाइए, मतलब तार लगाइए, बैटरी लगाइए, कुंजी लगाइए और एक एमीटर लगा कर विद्युत परिपथ को दिखाइए। तो तुम इस तरीके से दिखा सकते हो। तो अब बात आता है कि आखिर यहाँ पर जो तुमको ए ऐसे घेरा डाल के ऐसे क्यों लिखा हुआ है, बल्ब को ऐसा डिजाइन क्यों बनाया गया है, या फिर यहाँ बैटरी को ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, कुंजी को ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बस सिंपल सा बात यह है कि ये जो प्रतीक है इसको तुमको याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क्स का तुम्हारा प्रतीक आ सकता है। देखो ये एकदम छोटे छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यदि तुम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हो और यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो बहुत टेंशन हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पर बड़ा डंडी ऐसे और छोटा डंडी ऐसे दिखाएंगे, छोटा में माइनस और बड़ा में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विद्युत सेल, बहुत बढ़िया। और दूसरा है यही जब सेल को हम लोग जोड़ देंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा बैटरी, ये हो जाएगा प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये एक हो जाएगा सेल और दूसरा क्या हो जाएगा बैटरी। मतलब कई सेल को आपस में जोड़ देंगे, जैसे देखो एक सेल, यहाँ पर 2 सेल, यहाँ 3 सेल को जोड़ा गया है। ये थोड़ा बढ़िया नहीं बना है, तो यहाँ 3 सेल को जोड़ा गया तो ये क्या हो गया, बैटरी हो गया। तो यही पूछेगा कि एक सेल का आप यहाँ प्रतीक बनाइए तो ऐसे बना देना, बैटरी प्रतीक बनाइए ऐसे बना देना। फिर यहाँ पर खुली कुंजी बोलेगा, यानी कि स्विच, खुला स्विच बोलेगा तो ऐसे कर देना, सिर्फ इसमें तुम इसको बंद नहीं करना है, तो हो जाएगा खुला स्विच। ठीक है, ये देखो ये ऐसे खुला हो गया, ऐसे करके क्या हो गया, ये खुला स्विच हो गया। बंद स्विच होगा तो ऐसे यहाँ बीच में एक बूंदा डाल दोगे तो ये बंद स्विच हो जाएगा। तो ये हो गया बंद प्लग अथवा स्विच। तो ये सब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होता है। अब इसके बाद यदि आगे आओगे तो आगे तुम्हारा आएगा तार संधि। तो एक ऐसे कर दिया यहाँ पर और इस तरीके से कर दिया तो ये हो जाएगा तार संधि। तार को क्रॉस करके कैसे जा रहा है, तो मान लो ये तार गया, इसको क्रॉस ऐसे करके ऐसे कर दिया तो ये तार क्रॉस करके जा रहा है। बल्ब तो सबसे आसान है, ऐसे करके ऐसे कर दिया तो ये बल्ब बन गया, एकदम आसान है। प्रतिरोध क्या है, तो ऐसे प्रतीक इसका बना दिया। प्रतिरोध क्या है वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रतिरोध का ऐसे चित्र बना दिया। फिर परिवर्ती प्रतिरोधक क्या है, मतलब यहाँ पर देख सकते हो धारा नियंत्रक क्या है। तो धारा नियंत्रक जब भी पूछेगा तो इसको ऐसे 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 बना दिया, ऐसे ही बनाएंगे ये, और इस तरीके से एरो लगा दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा धारा नियंत्रक। और फिर यहाँ एमीटर में ऐसे गोल करके ए लिख दोगे और वोल्ट मीटर में गोल करके भी लिख दोगे, प्लस माइनस बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा एमीटर और वोल्ट मीटर। तो ये कम से कम तुमको याद रखना है। इन प्रतीकों से तुम्हारा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतीक को ही सीधे क्या करिए, बना दीजिए। तो तुम बना देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और जो कि है ओम्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल बीच करके जरूर पूछा जाता है। तो मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था कि तुम्हारे घर में स्टेबलाइजर होता है। तो स्टेबलाइजर में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं हम लोग, वैसे वैसे लाइट क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी कि जो बल्ब का ग्लो होना होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। या तुम फैन यदि चला रहे हो तो फैन का स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। वोल्टेज कम 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 करोगे तो फैन का स्पीड क्या होगा, कम होते जाएगा।
तो सीधा सा मतलब ये होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट का जो फ्लो होता है, विद्युत धारा का फ्लो होता है, वो बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे वोल्टेज घटाएंगे वैसे विद्युत धारा का प्रवाह क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो वोल्टेज मतलब क्या होता है, विभवांतर। तुम्हें बताया था कि यदि दो छोरों के बीच में, तार के दो छोरों के बीच में यदि ज्यादा विभवांतर होगा तो इसमें करंट फ्लो क्या होगा, विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगा। और इसका विभवांतर यदि कम होगा तो ये जो विद्युत धारा है वह क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे हमारे घरों में जो वायर लगा हुआ है उसमें क्या है, 220 वोल्ट का मान लो करंट आ रहा है, तो वहां विभवांतर क्या है, अब 220 वोल्ट का करंट नहीं बोलेंगे, 220 वोल्ट का विभवांतर बोलेंगे। तो विभवांतर क्या है, 220 वोल्ट का विभवांतर है। तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन जो तुम्हारा वायर रेलवे में बिछा हुआ है वहां देखोगे कि 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट ऐसे लिखा होता है ना, लिखा होता है क्रॉस करके कि सावधान 20,000 वोल्ट है, 24,000 वोल्ट है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो वहां पर यदि उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दो छोरों के बीच होगा, विभवांतर दो छोरों के बीच में उतना ज्यादा होगा, 11,000 वोल्ट होगा, तो सोचो उससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इन्हीं के बीच में यहां रिलेशन है, किसके किसके बीच में रिलेशन है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में यहां पर क्या है, रिलेशन है। तो तुमने विभवांतर भी पढ़ लिया है, विद्युत धारा भी पढ़ लिया है, इन्हीं के बीच में हम लोग को रिलेशन बनाना है। तो यही है इनके बीच का रिलेशन कि जो विभवांतर है वह विद्युत धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाया जाएगा विद्युत धारा वहां पर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। विभवांतर घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, विद्युत धारा का मान भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। इस तरीके से इनमें समानुपाती क्या है, रिलेशनशिप है। और इसी को दिखाते हैं ओम के नियम से। इसको किससे दिखाते हैं, ओम के नियम से। तो एकदम सबसे खास क्वेश्चन है। तो ओम का नियम क्या है, पूछेगा कि क्या है ओम का नियम। तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, यानी कि यह विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती, यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समानुपाती होती है, बात खत्म। परंतु वहां पर एक चीज है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, मतलब जिस वह तार भी वही रहना चाहिए, ताप भी वही रहना चाहिए, ये सब कंडीशन वहां पर है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। देखा, यानी जो विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा विद्युत धारा घटेगा। तो यहां पर इनका रिलेशन कैसा हो गया, संबंध कैसा हो गया, समानुपाती संबंध हो गया। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो इसी को बोलते हैं समानुपाती संबंध। तो हम लोग देख सकते हैं कि किसी धातु के तार में, तो यहाँ किसी धातु के तार लिखने की जगह तुम लिख सकते हो चालक में, सीधे लिख सकते हो, धातु का तार लिखना जरूरी नहीं है। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं, बशर्ते वहां का तापमान क्या होना चाहिए, जितना है उतना ही पे वो काम कर रहा है। तो यहाँ एकदम हम लोगों ने समझ लिया कि V क्या बोलते हैं, समानुपाती, I ऐसे लिख सकते हैं। अब देखोगे कि V बटा I को हम लोग लिखेंगे एक नियतांक, या फिर ऐसे करेंगे कि V समानुपाती I है, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि V को यहाँ पर एक नियतांक देंगे तो बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर R I लिखेंगे और यहाँ पर R को इधर लिख देंगे, तो V बराबर क्या हो गया, I R। तो यही यहाँ पर दोनों तरीके से लिखा हुआ है कि V बटा I क्या हो गया, एक नियतांक हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। यानी V बटा I क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो गया, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, R बोल रहे हैं। और इसी को यहाँ लिख दोगे V बराबर IR। तो एग्जाम में बस ऐसे ही लिख देना, V समानुपाती I और यहाँ पर V बटा I बराबर नियतांक, यानी कि यहाँ पर समानुपाती जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए एक नियतांक हम लोग देते हैं,
जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इस नियतांक का नाम है R, इसको लिखेंगे R, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये जो R आता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो इसको मैं बता रहा हूं, पहले यहां देख लो। अब यहां पर जो R आया वह क्या है, तो R एक नियतांक है जिसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, अब यह तुम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, R जो नियतांक है वह प्रतिरोध है। तो अब प्रतिरोध होता क्या है, तो सिंपल सा समझ के चलो कि यदि कोई तुम्हारा चालक तार है, कोई तुम्हारा चालक तार है, तो उसमें क्या प्रवाह हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो चालक तार की वह प्रकृति जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, यहां पर कुछ ऐसा भी चीज है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित कर रहा है, रोक रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। यही लिख रहा है कि प्रतिरोध क्या है, चालक का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। इसे चालक के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। नहीं समझ में आया, कितना आसान है। बोल रहा है कि चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, प्रतिरोध करता है, रोकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम के उपयोग से प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा धारा होता है। तो ये जान ही गए हो, R बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, V बटा I होगा कि नहीं होगा। जब V बराबर IR हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, V बटा I। और इसका जो मात्रक होता है वह होता है ओम। उसका मात्रक क्या होता है, ओम। ये देखो ऐसे उल्टा, ऐसे सिग्मा बना, इस टाइप का बनाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओम। और इसी को बोलेंगे प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। अब यही क्या होता है, यह एक स्थिरांक है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो अब यहां पर देखोगे तुम, यहां पर कि एक ओम किसे कहते हैं, मैंने शुरू में बताया एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक वोल्ट किसे कहते हैं। अब आ गया क्वेश्चन, एक ओम किसे कहते हैं। तो बहुत आसानी से इसको भी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या है, 1 वोल्ट है। पहले मैं बता देता हूं, तो यहाँ पर V बराबर IR है, तुम्हें पता है। R बराबर क्या हो गया, V बटा I हो गया। तो 1 ओम प्रतिरोध के लिए यहां पर 1 वोल्ट होना चाहिए और इसको 1 एम्पियर होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वह 1 ओम कब होगा, जब उस चालक तार के छोरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। जब चालक तार के छोरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा और उससे 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका प्रतिरोध क्या है, 1 ओम है। इसको यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 वोल्ट ओम क्या हो गया, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। होगा कि नहीं होगा, देखो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, यही गया तुम्हारा 1 ओम। इस तरीके से हम लोग प्रतिरोध को यहां पर दिखाते हैं। अब यहां पर तुम देख सकते हो एक क्रियाकलाप है। यह क्रियाकलाप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पर। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एक निक्रोम का तार लो, एक टॉर्च बल्ब लो, एक 10 वाट का बल्ब तथा एक एमीटर लो। एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, मापता है। एक प्लग कुंजी तथा कुछ संयोजी तार लीजिए। इस तरीके से तुम देख रहे होगे यहाँ पर कि एक एमीटर लगा दिया, यहाँ पर एक छोर लगा दिया, यहाँ पर वाई छोर लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक की लगा दिया, मतलब प्लग लगा दिया, और यहाँ पर बैटरी लगा दिया। अब यहाँ पर हम लोग इन छोरों के बीच में कुछ कुछ रखना है। तो पहला हो गया नाइक्रोम का वायर रख सकते हैं, फिर यहाँ एक 10 वाट का बल्ब रख सकते हैं, फिर टॉर्च का बल्ब रख सकते हैं इनके बीच में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। तो बताओ जरा सा,
विद्युत धारा के प्रवाह को कैसे हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं, तो इसका उत्तर है एमीटर से मापते हैं। तो जो एमीटर का पठन होगा उसको लेते जाएंगे तो यहां पर कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले 10 वाट का बल्ब रखेंगे, फिर देखेंगे कि एमीटर में क्या रीडिंग आ रहा है, फिर यहां पर नाइक्रोम का वायर रखेंगे, फिर देखेंगे कि यहां पर कितना रीडिंग आ रहा है। इस तरीके से इस प्रयोग को हम लोग करेंगे। तो यहां पर इस प्रयोग का करने का क्या उद्देश्य है, तो इस प्रयोग से हमें पता चलेगा कि यहां पर जो विद्युत धारा है उसका मान बढ़ रहा है या घट रहा है यदि अलग अलग प्रतिरोध यहां पर रखा जा रहा है। जैसे निक्रोम का वायर जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, तो यदि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या विद्युत धारा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है ये देखना है। प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है यह देखना है, यही यहां पर बोल रहा है। तो वही बोलता है कि यहां पर आपको क्या करना है, अलग अलग वो जो जगह दिया है XY उसमें अलग अलग चीजों को यहां जोड़ना है। निक्रोम तार के स्थान पर XY का टार्च बल्ब को परिपथ में जोड़िए, एमीटर के पठनांक को लीजिए। फिर बोलता है कि एमीटर के परिणाम जो आ रहा है तुम्हारा अलग अलग चीजों को वहां पर जोड़ने पे वो अलग अलग आ रहा है, वह क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो सिंपल सा बात है कि वह वहां पर प्रदर्शित कर रहा है कि कितना विद्युत धारा और जो रेजिस्टेंस का है यानी कि तुम्हारा प्रतिरोध का है उसका संबंध बता रहा है। तो तुमने क्या देखा है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यदि हम लोग R लिखें तो V बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इसका मतलब R जो होता है व्युत क्रमानुपाती होता है I का, यानी प्रतिरोध बढ़ते जाएगा तो विद्युत धारा घटते जाएगा और प्रतिरोध घटते जाएगा तो विद्युत धारा बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है कि यदि प्रतिरोध किसी चालक में बढ़ रहा है तो वहां विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रतिरोध यदि घट रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये प्लास्टिक का कोई चीज है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए प्रवाहित नहीं होगा कि यहाँ प्रतिरोध क्या है, बहुत ज्यादा, इतना प्रतिरोध है कि यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से चांदी का तार होगा, उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ चालकता को देख सकते हैं। जैसे कि कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक कंडक्टर बोलते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, ये सारा चीज पढ़ा होगा। तो यहाँ वही मैं पढ़ा रहा हूँ कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग सुचालक या चालक या कंडक्टर बोलते हैं, कुछ को कुचालक बोलते हैं और कुछ को क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो अब ये सुचालक क्या होता है, तो वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित कर देते हैं उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। यानी कि उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है और उससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का सुचालक कहते हैं। जैसे तांबा, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। अच्छे चालक धारा के प्रवाह में कम, मतलब वहां प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, सिंपल सा बात है। अब देखो कुचालक क्या है, इंसुलेटर जिसको कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि वे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें विद्युत धारा का क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, तो रबड़ हम लोग क्या करते हैं, हाथों में पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं ताकि हम लोगों को करंट ना लगे। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो यही सब यहाँ पर बताया गया है। अब एक और चीज यहां देख सकते हो, यह है कंडक्टिविटी। तो इसके पहले जो मैंने बताया तो वह चालक, वहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रतिरोध और वहां पर जो करंट प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसमें संबंध है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। एकदम क्लियर वहां पर बताया गया है। अब देखते हो चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। तो चालकता क्या है, किसी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है, उसको चालकता कहते हैं। अब देखो
अब हम लोग को एक और क्रियाकलाप पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको समझ जाओगे तो आगे तुम्हें बहुत सारा एक और फॉर्मूला का वो भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पर अब कुछ चीज़ प्रैक्टिकल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको सीखेंगे। तो तुमने देखा होगा बच्चों, यदि नहीं देखा है तो भी तुम जानते हो कि हमारे घर में मान लो कि आयरन है, क्या है बताओ, आयरन है एक, इस तरीके से आयरन हम लोगों के घर में है। तो आयरन में जो वायर लगा रहता है, आयरन में यानी कि आयरन जो इस्त्री करते हैं ना, उसमें जो वायर लगा होता है, जरा सोच के बताओ, वो क्या एकदम महीन वायर लगा रहता है ऐसा, या फिर मोटा वायर लगा रहता है? यानी कि आयरन में मोटा तार लगा रहता है कि महीन तार लगा रहता है? बस इतना सा बात बताओ। तुम्हारा आंसर होगा कि मोटा तार लगा रहता है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारे घर में यदि हीटर होगा तो हीटर को चलाने के लिए जो तार हम लोग लगाते हैं, प्लग स्विच लगाते हैं ना बोर्ड में, तो हम मोटा तार यूज करते हैं कि पतला तार यूज करते हैं? तो तुम्हारा उत्तर होगा कि हम लोग मोटा तार उपयोग में लाते हैं, पतला तार उपयोग में नहीं लाते हैं। तो क्या इसका उत्तर तुम दे सकते हो कि आखिर पतला तार क्यों नहीं उपयोग करते हैं, मोटा तार क्यों उपयोग करते हैं? तो तुम्हारा आंसर मैं ही दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि जो मोटा तार होता है उसका जो एरिया होता है, देखो मोटा तार ऐसे जो हुआ, उसका जो एरिया होता है, मोटा तार मतलब क्या हो गया, यहां पर क्रॉस सेक्शन का एरिया देखेंगे तो मोटा तार में ये जो एरिया है वो ज्यादा होता है, ठीक है, और पतला तार में यह जो एरिया है वह क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ते जाएगी, प्रतिरोध कम होते जाएगा, यानी कि आर जो होता है वह क्या होते जाएगा, तुम्हारा कम होते जाएगा। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे एरिया क्रॉस सेक्शन का बढ़ते जाता है, यानी कि तार मोटा होते जाएगा, प्रतिरोध क्या होते जाता है, घटते जाता है। और जैसे जैसे तार पतला होते जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? और तुम्हें पता ही है, यदि प्रतिरोध कम होगा तो बहुत अच्छा से वहां पर करंट फ्लो करेगा। तो मोटा तार में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम, मोटा तार में प्रतिरोध कम होगा, जिससे ज्यादा करंट वहां पर फ्लो कर सकता है, जिससे विद्युत धारा क्या हो सकता है, ज्यादा वहां पर प्रवाहित हो सकता है। और इस कारण से जरा सोचो, जो हीटर है उसको बहुत ज्यादा विद्युत धारा चाहिए, हीटर को बहुत ज्यादा विद्युत धारा चाहिए, इसलिए वहां पर प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और प्रतिरोध कम होने के लिए तार क्या होना चाहिए, मोटा तार होना चाहिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि हम लोग गलती से क्या करते हैं, पतला तार इसमें लगा देते हैं, हीटर में क्या लगा देंगे, पतला तार लगा देंगे, तो पतला हो गया मतलब प्रतिरोध ज्यादा हो गया। मैंने क्या बताया, प्रतिरोध और तार की मोटाई में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तार यदि मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार यदि पतला होगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखो क्या किया है हम लोगों ने, अब पतला तार लगा दिया है। तुम बताओ, पतला तार है तो प्रतिरोध ज्यादा हो गया कि घट गया, ज्यादा हो गया, प्रतिरोध ज्यादा हो गया। और जैसे ही प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये तो बहुत ज्यादा करंट खींचेगा तो ये तार तुम्हारा उतना लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये तार क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो तुम अपने घरों में देखना, जरूर तुम्हारे घर में मोटा तार का अलग कनेक्शन होगा, पतला तार का अलग कनेक्शन होगा। इस कॉन्सेप्ट को यदि तुम समझ गए हो तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा, क्या बात समझ में आ गया होगा, कि जो प्रतिरोध है वह किस पे निर्भर करता है, तार की मोटाई पे निर्भर करता है। ठीक इसी तरीके से जो प्रतिरोध है वह तार की लंबाई पे भी निर्भर करता है। यदि लंबा तार लेते हैं तो ज्यादा प्रतिरोध होता है, इसलिए हम लोग छोटा तार का यूज करते हैं, बहुत लंबा तार हम लोग कहीं भी लगाना नहीं चाहते हैं। तो यदि तार छोटा होगा तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा, तार लंबा होगा तो प्रतिरोध उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन यहां पर बनता है, यानी कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, L मतलब समानुपाती होता है, और R जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A के। इन दोनों को मिलाओगे तो R हो जाएगा इस तरीके से, ऊपर L और नीचे A। और इसको हटाने के लिए हम लोग यहां पर एक क्या कर सकते हैं,
एक नियतांक देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रो, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बटा A हो गया ना। तो यहां पर इसको हटाने के लिए हम लोग लिखते हैं R बराबर रो L बटा A। ये नया फॉर्मूला तुम्हारा हो गया। यानी जो प्रतिरोध है यहां पर वह क्या है, L लंबाई का समानुपाती है। लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो अब यहां से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि हम लोग तार का लंबाई दोगुना कर दें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो दोगुना बढ़ जाएगा। तार का लंबाई आधा गुना कर दें तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, आधा मान हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मोटाई पे है, ए मतलब एरिया, ये जो एरिया होगा कितना मोटा तार है उसका एरिया बता रहा है। तो यदि बोलेगा कि मोटाई तार का ज्यादा कर दें, दोगुना कर दें, तो उसका जो प्रतिरोध है वह आधा गुना हो जाएगा। या फिर बोलेगा कि तार का मोटाई आधा गुना कर दे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यही यहां पर प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग में भी यही किया गया है जो मैंने तुम्हें बताया। यहां देखो, यहां दो छोर ले लिया गया है और वही व्यवस्था लगा दिया गया है। यहां पर क्या है तुम्हारा, यहां पर एक सेल को ले लिया गया है, की को ले लिया गया है, एमीटर को ले लिया गया है। इसमें पठन हम लोग करेंगे कितना विद्युत धारा है, इसलिए इसको लिया गया है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तार को लेते हैं। मान लो कि ये पहला ये तार लगाया हुआ है, पहला तार इसको लगा दिया। अब फिर दूसरा क्या करेंगे, इससे डबल लंबा तार ले लेंगे। तीसरा में क्या करेंगे, तार का मोटाई को बढ़ा देंगे। और चौथा में किसी दूसरे चीज का तार ले लेंगे। तो इस तरीके से तार को यहाँ बदलते जाएंगे और पठन को हम लोग देखते जाएंगे और देखेंगे कि किसमें प्रतिरोध क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर पता चलेगा कि जो पतला वायर था उसमें प्रतिरोध ज्यादा है। जब तार को लंबा कर दिया गया तो भी प्रतिरोध बढ़ गया, लेकिन तार को यदि छोटा कर दिया जाए या फिर उसको मोटा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। तो और लास्ट यह भी है कि तार किस चीज का बना हुआ है उस पर भी उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इस तरीके से ये प्रयोग है जो कि यहां पर बताया गया है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, यही है तुम्हारा रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। तो कैसे आया, समझ में आ गया। प्रतिरोध का तार की लंबाई से या चालक की लंबाई से क्या रिलेशन है, प्रतिरोध का चालक के मोटाई से क्या रिलेशन है। तो यहां पर जो रो तुमको दिख रहा है, इसको रो को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुपातिकता स्थिरांक कहते हैं। और ये जो रो दिख रहा है अनुपातिकता स्थिरांक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। आर हो गया प्रतिरोध और रो क्या हो गया, प्रतिरोधकता। इसको याद रखना। तो यहां पर देख सकते हो रो जो है वह आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी चालक पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। एकदम याद रखो। तो जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उसका प्रतिरोधकता क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अब यह जो प्रतिरोधकता है यह लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, तार के मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा। प्रतिरोधकता अलग चीज हो गया और प्रतिरोध अलग चीज हो गया। जो प्रतिरोध है वह तार के लंबाई पे फर्क पड़ेगा, तार की मोटाई पे फर्क पड़ेगा, लेकिन प्रतिरोधकता का वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जबकि देखोगे कुछ पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्यादा है, कुछ की कम है। तो जो धातु है या मिश्र धातु है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसका परिसर 10 का पावर -8 ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर क्या हो गया, अब ओम मीटर हो गया प्रतिरोधकता का, बताओ क्या हो गया, यस प्रतिरोधकता का ये यूनिट हो गया। ओम मीटर क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया प्रतिरोधकता का। इसको भी याद रखना है। अब चलो यहां देखते हैं हम लोग, ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ का प्रतिरोधकता 10 का पावर 12 से 10 का पावर 17 ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो प्रतिरोधकता है वह ताप के साथ परिवर्तित हो सकता है।
और जो तुम्हारा प्रतिरोध है उसके बारे में तो बहुत सारा हम लोग बात कर ली कि लंबाई के साथ बदल सकता है, तार के मोटाई के साथ बदल सकता है, या फिर वहां पर जो हीट पैदा होगा यानी कि ताप में परिवर्तन होगा उससे भी प्रतिरोध में काफी अंतर आ सकता है। तो यहां देख सकते हो एक चार्ट दिया है जिसमें वैद्युत प्रतिरोधकता को दिखाया गया है, लेकिन इसको याद नहीं करना है। यदि कभी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो ये यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ देख सकते हो सिल्वर है, उसका प्रतिरोधकता 1.6 गुना 10 का पावर -8 ओम मीटर है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। यानी कि ये प्रतिरोधकों को अलग अलग तरीके से हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो एक नया प्रतिरोध बनता है उसी को हम लोग यहां पर देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग देखेंगे। तो यहां देख सकते हो श्रेणी क्रम में संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा क्या होता है पार्श्व क्रम या फिर बोलेंगे पैरेलल या फिर बोलेंगे यहां पर समानांतर क्रम में इसको हम लोग सजाएंगे, अरेंज करेंगे। तो दो तरीके से यहां पर हम लोगों को संयोजित करना रहता है, किसको, प्रतिरोध को। तो प्रतिरोधक को इस तरीके से तुम देख सकते हो श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे, जब एक का पहला छोर दूसरे के लास्ट छोर से इस तरीके से जुड़ेगा तो यहां पर इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे कि मान लो 3 प्रतिरोध है R1, R2 और R3, तो ये श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजन किया गया है। तो इस तरीके से अब हम लोग को श्रेणी क्रम में संयोजन पढ़ना है और फिर क्या पढ़ना है हम लोग को, यहां पर पार्श्व क्रम में संयोजन पढ़ना है कि कैसे प्रतिरोधकों को हम लोग को क्या करना होता है, संयोजित करना रहता है या फिर जोड़ना रहता है। तो यहां पर एग्जामिनेशन में तुम लोगों को तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है कि तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, यदि फॉर्मूला तुम इसको फॉर्मूला के रूप में देखोगे तो यदि सीरीज में जोड़ा जाता है, यदि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर हम लोग लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस क्या लिखते हैं R3, यही हो जाता है तुल्य प्रतिरोध। R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस तरीके से डॉट देते हैं। मतलब जितना सारा प्रतिरोध को जोड़ेंगे हम लोग वह श्रेणी क्रम में यदि है तो ये सब का जो प्रतिरोध का मान है उसका जो जोड़ होता है वही इसका तुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे कि मान लो ये 1 ओम का था, ये 2 ओम का था और ये 5 ओम का था, तो इसका तुल्य प्रतिरोध बोलेगा कि क्या होगा, तो जोड़ देंगे 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम और ये जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 1 8 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 8 ओम। हम लोग का ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध निकला कैसे, R बराबर R1 R2 R3 आया कैसे, तो इसके लिए काफी चीजों को समझना पड़ेगा। तो जब हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं तो काफी चीजों को हम लोग को यहाँ समझना होता है। तो जब भी यहां पर रेजिस्टेंस को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो यहां पर देखोगे कि जो विभवांतर है, ठीक है, वह जो विभवांतर है इसमें V1 हो जाएगा, इसमें V2 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। इन सब का विभवांतर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और करंट का मान देखोगे कि सब में एक ही करंट प्रवाह हो रहा है। ये दो बात यहां पर याद रखना है कि जब ये सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V1, तो इसका विभवांतर V1 हो जाएगा, तो इसका विभवांतर V2 हो जाएगा और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। जबकि करंट जो आई जा रहा है वह सब में उतना ही प्रवाहित हो रहा है, जिसमें इसमें भी आई ही करंट प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी आई ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और इसमें भी आई ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। बहुत अच्छे से समझो, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब इसको मतलब प्रतिरोध को हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो पूछा जाएगा कि सब में क्या समान विद्युत धारा जा रही है, तो इसका उत्तर है हाँ, कि सब में विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान ही जाएगा। मतलब कि कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कम विद्युत धारा चाहिए तो उसमें भी ज्यादा विद्युत धारा जा सकता है, कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसमें ज्यादा विद्युत धारा चाहिए तो उसमें कम विद्युत धारा जा सकता है। कैसे, यदि हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तब। और इनमें विभवांतर भी अलग अलग होगा, जैसे पहले का विभवांतर V1 है तो दूसरे का विभवांतर V2 है तो तीसरे का विभवांतर क्या होगा, V3। लेकिन करंट सब में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये बात याद रखना होता है किस चीज के लिए, यहां पर श्रेणी क्रम के लिए।
तो यहां पर जो विभवांतर है, ये टोटल जो इसका विभवांतर होगा उसी का ये जोड़ होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जोड़ यदि 3 लगा हुआ है तो इस तरीके से जो टोटल विभवांतर होता है ये सब के विभवांतर का बराबर होता है। तो यहां यदि यह बात को ध्यान में रखकर हम लोग लिख दे इस तरीके से कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे लिख दे हम लोग। अब यहां पर तुल्य प्रतिरोध, मान लो कि ये जो 3 है तुम्हारा, इन तीनों को हटाकर एक प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो उसी को तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो मान लो कि वह तुल्य प्रतिरोध क्या था, R था, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, IR होगा, फॉर्मूला कि नहीं होगा, V बराबर क्या होगा, IR होगा। और यहां भी देखोगे V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस क्या हो जाएगा, IR2 प्लस क्या हो जाएगा, IR3 प्लस क्या हो जाएगा, IR3। ये तुम बोलोगे ऐसा आपने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है V1 V2 V3, V1 V2 V3 3 यहां पर लगाया गया है। तो V1 में यहां देख सकते हो, ये देखो ये है V1 V2 V3, इन तीनों में I तो वही है, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 होता है ना फॉर्मूला, V बराबर IR। तो यहां V1 बराबर क्या हो गया, IR1, V2 बराबर क्या हो गया, IR2 और V3 बराबर क्या हो गया, IR3। हुआ कि नहीं हुआ फॉर्मूला। अब इन्हीं को तो जोड़ा गया, इन्हीं को क्या किया गया, जोड़ा गया, और ये हो गया IR। तो इसको बराबर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी को मैंने यहाँ नीचे तुम्हें दिखाया है कि इसका मतलब V बराबर V1 V2 V3, V बराबर क्या है बताओ, IR, तो यहां लिख दिया IR। V1 कितना है, I गुना R1, V2 I गुना R2, V3 I गुना R3, तो सबको यहां लिख दिया। अब यहां पर I जो है कॉमन हो जाएगा तो I कट जाएगा, तो इस तरीके से R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया, R3। यदि और है तो इसे डॉट हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। तो जब भी श्रेणी क्रम में तुम्हारा आएगा एग्जामिनेशन में कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है R1 R2 R3 को, तो बस जोड़ देना है, सिंपल। तो अब पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में क्या होता है उसको देखेंगे। तो यहां देख सकते हो, यहां पे मैं चित्र दिखा दे रहा हूं कि जब एक प्रतिरोध को इस तरीके से यहां उसका एक छोर और इसका दूसरा छोर एक ही साथ सबको मिलाकर ऐसे बांध दिया गया है, देखो ऐसे मिला दिया गया है सबको, तो एक छोर ये हो गया और एक छोर ये हो गया, तो फिर इसको हम लोग ऐसा जब अरेंजमेंट हो गया R1 R2 R3, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। इसमें क्या खासियत है कि जो विद्युत धारा यहां प्रवाहित हो रहा है वह तीनों में बट जाएगा। मतलब इसमें I1 जा रहा है तो इसमें I2 जा रहा है, तो इसमें क्या जाएगा, I3 जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, यह तब हो रहा है जब इसको समांतर क्रम में जोड़े हैं, पार्श्व क्रम में जोड़े हैं, तब जितना इसका प्रतिरोध होता है उस हिसाब से यहां विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। जैसे यहां I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यहां I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और यहां I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जो मेन जो तार है उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, वही तीनों में क्या हो गया, बंट गया। अब यहां यदि हम लोग देखेंगे कि यहां पर देख सकते हो कि यहां पर ये जो I विद्युत धारा है वही तीनों में बट गया। मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, होगा कि नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। उसमें क्या पढ़ा था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों, क्योंकि जो श्रेणी क्रम था उसमें विभवांतर 3 भागों में बट जा रहा था, या फिर और लगाते तो और भागों में बट जाता। यहां पर विद्युत धारा अलग अलग भागों में बट जा रहा है। तो जरा सोच के बताओ ये अच्छा है कि खराब है, ये अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि मान लो कि पहले वाले को जितना विद्युत धारा चाहिए उतना मिल रहा है, दूसरे को जितना विद्युत धारा चाहिए उतना मिल रहा है, तीसरे को जितना विद्युत धारा चाहिए उतना मिल रहा है। इसलिए हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वह श्रेणी क्रम में भी कहीं कहीं होगा और कहीं कहीं कहाँ होगा, पार्श्व क्रम में होगा। जहां जैसा चाहिए उस तरीके से यहां पर क्या होगा, कनेक्शन होगा। तो अब हम लोग इन तीनों प्रतिरोध को हटाकर एक प्रतिरोध यदि लगा दें R, तो I बराबर V बराबर क्या होता है, IR।
तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे V बटा R बराबर V बटा R1। अब बोलोगे V बटा R1 क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि यहाँ विभवांतर जो है सब में वही विभवांतर होता है। जैसे इसमें का भी विभवांतर भी होगा, इसका भी विभवांतर भी होगा और इसका भी विभवांतर भी होगा। तो यदि कभी आ जाए तुम्हारे एग्जाम में कि श्रेणी क्रम संयोजन पार्श्व क्रम संयोजन में अंतर लिखें, तो ये क्लियर अंतर है कि श्रेणी क्रम में I सब में समान होता है, विद्युत धारा सब में समान होता है, और पार्श्व क्रम में वोल्टेज यानी भी सब में समान होता है। ये सिंपल सा अंतर समझ में आ गया कि यहाँ भी इसमें जितना होगा उतना भी इसमें भी है, उसमें भी है और उसमें भी है। इस कारण से हमारे घरों में ये कनेक्शन किया जाता है ताकि सबको बराबर विभवांतर मिले। हमारे घरों में जो अप्लायंसेस चल रहे 220 वोल्ट विभवांतर पर चल रहा है, तो इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, पहला जो बताया तो उसमें किसी को 210 वोल्ट मिलेगा तो किसी को 10 वोल्ट मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन यदि उसको पार्श्व क्रम में करेंगे तो सबको 220 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब V बराबर हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, यहां से I भी कट जाएगा तो 1 बटा R बराबर क्या हो गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ऐसा हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हो गया तुम्हारा पार्श्व क्रम का फॉर्मूला। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से यदि और लगाओगे तो डॉट डॉट दे सकते हो। और पार्श्व क्रम का यानी कि समांतर क्रम का क्या हो गया, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, इस तरीके से प्लस करके डैश दे सकते हो। तो इस तरीके से ये दोनों तुम याद कर लेना, बहुत जरूरी है, इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। इसके बाद देख सकते हो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। तुम जहां पढ़ रहे हो, यदि तुम टेबल लैंप लगा के बैठे हुए हो तो थोड़ा टेबल लैंप को छू के देखो, वो गर्म हो जाएगा। तुम यदि कंप्यूटर से काम कर रहे हो तो कंप्यूटर को छू के देखो, वो गर्म लगेगा। अरे बल्ब को मत छूना, बल्ब को छूओगे तो हाथ जल जाएगा। यदि तुम्हारे रूम में फैन चल रहा है तो जब फैन बंद हो जाए तो छू के देखना, वो भी गर्म हो जाएगा। तो ये ऐसे हो क्यों रहा है, यही कहा जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसका मतलब जो विद्युत धारा है वह किसी चालक से प्रवाहित हो रही है तो वहां वो गर्मी उत्पन्न करने का क्षमता रखता है, ताप उत्पन्न करने का क्षमता रखता है। इसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और इसी का उपयोग करके हम लोग आयरन करते हैं कपड़े में, इसी का उपयोग करके हम लोग हीटर जलाते हैं घर में गर्मी के लिए, इसी का उपयोग करके हीटर जला के हम लोग खाना पकाते हैं। समझ में आ रहा है बात। यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या हो गया, विद्युत धारा के कारण ताप का उत्पन्न होना क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तो यही सब तुमको यहां समझना है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या हो गया, तो स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्यों में उपयोग होता है, स्रोत की शेष ऊर्जा उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है जो उस साधित उपकरण के ताप में वृद्धि करता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो जैसे तुम देखोगे, अच्छा तो ये जैसे बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब हम लोग रोशनी के लिए जलाते हैं, प्रकाश के लिए जलाते हैं, लेकिन जो बल्ब गर्म हो रहा है उसमें बहुत सारा हम लोग का ऊष्मा ऊर्जा क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। यह भी एक बात हो गया। तुम फ्रिज चला रहे हो तो फ्रिज यदि चलाते हो तो तुमको क्या चाहिए, ठंडा चाहिए, लेकिन तुम अगल बगल देखोगे तो काफी वो गर्म होता है। खैर फ्रिज का तो अलग सा बात हो गया, उसका उदाहरण हम लोग नहीं ले सकते हैं। फैन का ले सकते हैं कि फैन हम लोग जब चलाते हैं तो हवा हम लोगों को मिलता है, लेकिन फैन को जब छुओगे तो वो गर्म होगा। इसका मतलब कुछ ऊर्जा गर्मी में भी क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। तो कुछ मामलों में ये बहुत उपयोगी है हमारे लिए और कुछ मामलों में ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो उसी को देखते हुए हम लोग को यहाँ पर जूल का तापन का नियम पढ़ना होता है, और जूल का तापन होता है H बराबर I स्क्वायर RT। तो इस नियम के अनुसार H बराबर क्या लिखना है, H बराबर I स्क्वायर RT। तो यह बताता है कि जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है वह कितना ऊष्मा है, किस चीज पर वो निर्भर करता है।
तो यहां देख सकते हो कृषि प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहला प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी H समानुपाती क्या होता है आई स्क्वायर, यानी कि जितना विद्युत धारा उस तार से बह रहा है उसके वर्ग का समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब तुम लोगों ने समझा? इसका मतलब यह है कि यदि ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ज्यादा ऊष्मा निकलेगा, कम विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो कम ऊष्मा निकलेगा। एकदम सीधा सा इसका उत्तर है। दूसरा, ये सब याद करना होगा। दूसरा, प्रतिरोधक के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो H है, H मतलब ऊष्मा है, वह प्रतिरोधक के समानुपाती होता है। मतलब जो तार है जिसमें वह विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार का या फिर उस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा ऊष्मा निकलेगा, और प्रतिरोध कम होगा तो ऊष्मा कम निकलेगा। तो देखोगे जो बल्ब रहता है, येलो वाला बल्ब तुमने देखा, उसमें टंगस्टन का तार लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है जिसके कारण वो ज्यादा हीट होता है और हम ग्लो करता है, चमकता है। ठीक इसी तरीके से जो तुम्हारा हीटर है या फिर जो तुम्हारा आयरन है, उसमें जो अंदर में जो वायरिंग होता है, तार होता है, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है जिस कारण उसमें ज्यादा ऊष्मा निकलती है और उसका उपयोग हम लोग कर पाते हैं। तो वहां पर नाइक्रोम का वायर का यूज होता है, तुमने देखा होगा। तो वह वहां रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोध क्या उसका बहुत ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा। तीसरा, समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्यादा समय तक यदि उसको दिया जाए, ज्यादा समय तक उसको मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। तो ये तीन चीज याद करना है, और इसी को मिला के H बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। आई मतलब विद्युत धारा, आर मतलब प्रतिरोध और टी मतलब समय। तो इसी को तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये तीनों चीज। मान लीजिए कि किसी प्रतिरोध आर में टी समय के लिए यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एवं इनके दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो W बराबर भी क्यू। ये सब तो तुमने पढ़ा होगा कि W बराबर क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, VQ होता है। कैसे? क्योंकि V बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, V बराबर क्या होता है W बटा Q। तो यदि हम लोग W लिखे तो क्या हो गया V गुना Q, यानी कि किसी तार के छोरों के बीच विभवांतर भी है तो Q आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो कार्य है वह क्या हो गया W हो गया, वर्क डन W हो गया। अब यहां पर V बराबर W बाई क्यू बताए, शुरू में ही पढ़ा है तुमने। तो अब यदि हम लोग पावर निकालें, विद्युत शक्ति निकालें, तो पावर क्या होता है, विद्युत शक्ति पावर बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है प्रति एकांक समय में जो कार्य होता है उसी को पावर कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये एक नया टॉपिक है तुम्हारे लिए। तो विद्युत शक्ति क्या है और उसका इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति क्या हो गया, जो कार्य किया जा रहा है वहां विद्युत क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है प्रति एकांक समय में, वही क्या हो गया तुम्हारा पावर हो गया, विद्युत का शक्ति हो गया। तो यहां पर अब जरा इसको देखो, तो P बराबर क्या हो गया, W बटा T हो गया। तो P को ही हम लोग पावर यहां पर कहेंगे। तो W बटा T क्या हो गया, W हो गया वर्क डन और T क्या हो गया, समय। तो यदि हम लोग देखेंगे P बराबर W बटा T, तो वर्क डन क्या होता है, जूल होता है, और T मतलब सेकेंड होता है। इसका यूनिट मैं बता रहा हूं, यूनिट मतलब क्या हो गया, इसका मात्रक। वर्क का क्या हो गया, जूल, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। तो जो पावर हो गया, विद्युत शक्ति हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, जूल प्रति सेकेंड। क्या हो गया, जूल प्रति सेकेंड। और इसी को हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, वाट। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, वाट। तो जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहेंगे, यानी कि पावर का जो यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट उसको हम लोग बोलते हैं वाट। तो तुम देखना, इसका तुम यूज कर चुके हो, बहुत बार करते हो, रोज करते हो, और जो वाट वाट कहते हो ना, यही है वो वाट। तो तुम क्या बोलोगे, जब तुम जाओगे दुकान में तो दुकानदार को बोलोगे मुझे 10 वाट का बल्ब दीजिए, या बोलोगे मुझे 50 वाट का बल्ब दीजिए।
तो तुम पता करो तुम्हारे घरों में जो अप्लायंसेस लगाए गए हैं वो कितने वाट के हैं। जैसे फैन तुम्हारा 90 वाट का हो सकता है, जो एलईडी बल्ब है वो 9 वाट का हो सकता है, या जो एलईडी बल्ब है वो 15 वाट का भी हो सकता है। तुम्हारे घर में जो टीवी है वो 50 वाट का हो सकता है, जो एसी है वह 2000 वाट का हो सकता है। ठीक है, तो ये वाट बता रहा है शक्ति का। तो तुम जरा बताओ, ज्यादा वाट का होगा तो ज्यादा बिजली खाएगा, कम वाट का होगा तो कम बिजली खाएगा। इसका मतलब शक्ति यानी पावर ऑफ, जो पावर है यहाँ पर जो हम लोग पावर वर्ड पढ़ रहे हैं वह बताएगा कि वो कितना बिजली कंज्यूम करेगा। तो अब तुम बताना, घरों में यदि हम लोग 9 वाट का बल्ब लगाते हैं और ये जो येलो बल्ब आता है 100 वाट का या 200 वाट का, तो किसमें कम बिजली खाएगा? तो जो 100 वाट का या 200 वाट का बल्ब वो बहुत ज्यादा बिजली खाता है, लेकिन जो एलईडी बल्ब है वो क्या होगा, कम बिजली खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पावर कम है, वह कम बिजली कंज्यूम करेगा। सिंपल सिंपल सा बात है। तो अब यही वाला बात इसको और थोड़ा सा समझ लेना है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा यह समझो कि पावर को हम लोग वाट करें, और वाट है जूल प्रति सेकंड। तो यदि कभी पूछे कितना जूल प्रति सेकंड एनर्जी खा रहा है, तो इसको भी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे तुम्हारे घर में 9 वाट का बल्ब है, तो हम लोग बोलेंगे वह 9 जूल एनर्जी खा रहा है प्रति सेकेंड। कितना जूल एनर्जी खा रहा है? 9 जूल प्रति सेकेंड। तो मान लो कि 20 वाट का कोई बल्ब है, तो हम लोग बोलेंगे 20 जूल एनर्जी उसमें चाहिए प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 20 जूल वह एनर्जी खा रहा है। तो यही हो जाता है वाट। तब इसको हम लोग P बराबर W/T है, इसको बहुत अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा और देखोगे तो P बराबर क्या हो गया, W/T, और जो W है वही एनर्जी के बराबर है, जो कि वहां पर कार्य किया जा रहा है वही ऊर्जा है, तो उसको E/T भी कर सकते हैं। और यह जो ऊर्जा है वही उष्मा के रूप में बदल रहा है, तो उसको H/T कर सकते हैं। तो W बराबर क्या, P बराबर क्या हो गया, P बराबर तुम्हारा H/T हो गया, H/T। तो H बराबर क्या हो गया, P गुना T हो गया। ठीक है, और P जानते ही हो, P तुमने पढ़ा है कि P का मान क्या होगा, तो P का मान होगा तुम्हारा P बराबर VI होता है। P बराबर क्या होता है, VI। अब ये VI कहां से आ गया, ये एक नया चीज हो गया, क्योंकि P बराबर VI थोड़ा सा आगे मैं यहां पढ़ाने वाला हूं। तो P के जगह हम लोग लिख सकते हैं VI, और इसको लिख सकते हैं गुना T। H बराबर क्या हो गया, VI गुना T। अब H बराबर यहाँ VI है, तो V को लिख सकते हैं I गुना R, और ये गुना I गुना T। तो यही हो जाता है H बराबर I² RT। ठीक है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था जूल का तापमान नियम, तो H बराबर I² RT ऐसे ही आता है। अब P बराबर VI, ये वाला मामला तुम्हारा अटक गया कि सर ये P बराबर VI आपने कैसे लिख दिया। तो इसको मैं यहां पर तुमको दिखा दे रहा हूं, यहां देखना। तो जो पावर है P बराबर W बटा हम लोगों ने क्या लिखा, T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही हो गया। तो जो वर्क डन है, वर्क डन ही विद्युत ऊर्जा है तुम्हारा। तो यहां पर P बराबर V गुना I कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं V बराबर W बटा Q बोलते हैं। V बराबर क्या हो गया, W बटा Q। अब यहां पर तुम देखोगे कि जो W है, W क्या है, कार्य के बराबर है। तो W बराबर क्या हो गया, V गुना Q। क्या हो गया बताओ, V गुना Q। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं P बराबर VQ बटा क्या लिख सकते हैं, T। नहीं लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग को लगाओ कि Q बटा T क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q बटा T। कब पढ़ा है ये, I बराबर Q बटा T, एकदम पहला फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहां पर तुम्हारा ये लिख सकते हो Q बटा T बराबर हो जाएगा तुम्हारा I, तो ये हो जाएगा V गुना I। P बराबर क्या हो गया, V गुना I। इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहां पर अब P बराबर VI कैसे हुआ ये तुम्हें समझ में आया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और उसको देख सकते हो। अब यहां पर जैसे मैंने अभी तुरंत तुम्हें बताया कि विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वाट हो गया। और यह भी मैंने बता दिया कि जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं उसको, वाट को मैंने बहुत अच्छा समझा भी दिया। अब यहां पर देखोगे कि यदि अब बोले कि एक वाट क्या होता है, तो बार बार यही मैं बता रहा हूं कि जब भी एक वाला क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यहां पर क्या लिख देना, हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। तो पावर बराबर क्या होता है, वी आई, पी बराबर वी आई, यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। तो अब एक वाट क्या हुआ, तो एक वोल्ट जब विभवांतर होगा और एक एम्पियर का करंट फ्लो होगा, एक एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा एक वाट। तो हम लोग बोलेंगे कि जब एक विभवांतर के एक वोल्ट विभवांतर में क्या होगा, वहां एक एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वह कितना पावर खा रहा है, एक वाट का पावर खा रहा है। ठीक है, तो यही देख सकते हो उस समय एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब उसे एक वोल्ट विभवांतर पर चलाया जाता है तो एक, यही क्या हो गया, एक वाट के बराबर होता है। तो ये वाट हो गया। लेकिन इसका बड़ा यूनिट जो कि तुमने कहां पढ़ा है, क्लास यस 9th में पढ़ा है, इसका बड़ा यूनिट होता है किलोवाट। तो वाट का जो बड़ा यूनिट है वह होता है किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। तो 2 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 2000 वाट हो जाएगा। तो 0.5 किलोवाट क्या हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो किलो मतलब 1000 समझ के चलना है। तो 1 किलोवाट क्या हो गया, 1000 वाट के बराबर हो गया। तो अब यहां पर एक और क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बुक में दिया है उसको मैं समझा दे रहा हूं। तो 1 किलोवाट बराबर कितना जूल का एनर्जी होगा, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल का एनर्जी होगा। तो देखो सबको ब्रेक कर दो, सबको यदि ब्रेक कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो 1 किलो को कहेंगे 1000 वाट और आवर को आवर लिख देंगे। 1 किलोवाट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। और आवर की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, आवर। गलती है कि सही है, बिल्कुल सही है। अब 1000 को 1000 छोड़ दो, चलो 1000 को क्या लिख देते हैं कि चलो भाई तुम 1000 है, इसको 1000 छोड़ दो, तो 1000 लिख दिया। अब वाट को तोड़ते हैं तो वाट होता है जूल प्रति सेकंड, होता है कि नहीं होता है, बताओ। यदि पढ़ा है तुमने तो वाट अभी तुरंत मैंने बताया कि जूल प्रति सेकंड होगा। आवर क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा तुम्हारा 60 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो यह सेकंड से सेकंड तुम्हारा कट गया। अब इस सब को गुना करोगे तो 6 गुना 6 36 हो गया। फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जूल आंसर। कैसे बनाया पता चला, मैंने क्या बोला, यहां जो दिख रहा है प्रत्येक को ब्रेक कर करके हम लोग इसको बना लेंगे। तो 1000 किलोवाट जो दिख रहा है, 1000 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, तो इसको लिख दिया। आवर को आवर छोड़ दिया, 1000 को 1000 छोड़ दिया। फिर वाट बराबर क्या होता है, तो जूल प्रति सेकंड लिख दिया। जूल प्रति सेकंड का मतलब जूल ऊपर है और बटा में सेकंड है। आवर को 60 गुना 60 सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड नीचे था तो सेकंड से सेकंड कट गया, सबको ऊपर से गुना किया तो यही हो गया जूल आंसर। ठीक है, अब चलो कुछ न्यूमेरिकल जो सिंपल है वो देख लेते हैं। तो यहां पर बोल रहा है उदाहरण 12.12 में बोलता है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, यानी कि V बराबर क्या हो गया, 220 वोल्ट। बल्ब का जो करंट कितना खींच रहा है विद्युत धारा, तो I बराबर बोलता है 0.50 एम्पियर। तब बोलता है कि इससे कितना शक्ति का है, तो शक्ति P बराबर हम लोग जानते हैं कि V गुना I होता है। V गुना क्या होता है, I होता है, तो अब इसको गुना कर दो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहां पर समाप्त हो रहा है। इसके बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो तुम हमारे चैनल से यदि रेगुलर पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही पढ़ो, चैनल को अच्छा प्रोग्रेस दिलाओ। तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में तुम्हारे लिए लाते रहूंगा। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।